हेलो दोस्तों, वेलकम टू ई एजुकेशन चैनल। आज जो हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं वो है रेलवे से रिलेटेड, राइट। इसमें कुछ व्यूअर्स जो थे दोस्तों, उसमें उन्होंने बताया था, कुछ कैंडिडेट थे रेलवे प्रिपरेशन के लिए, उन्होंने बताया था कि रेलवे का कुछ तैयारी करा दो सर, कुछ क्वेश्चंस बता दो, और लाइक ग्रुप डी है या एनटीपीसी का है। तो उसी के बेसिस पे हम आज बना रहे हैं एक फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। जीके जीएस में हम पहले फिजिक्स लेते हैं बहुत की, राइट। वहाँ से हम क्वेश्चन करेंगे, है ना, उसको समझाएंगे। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, और ई एजुकेशन चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको फ्यूचर में जब लॉकडाउन ओवर हो जाएगा तो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे दोस्तों। और अभी जो है, अभी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो मोस्ट ऑफ द क्लासेस डिफरेंट डिफरेंट जैसे व्यूअर्स का कमेंट आ रहा है उसके बेसिस पे मैं ले रहा हूँ, राइट, क्लासेस। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन तो हम देखते हैं आज जो है जो रेलवे से रिलेटेड है उसका क्वेश्चन हम देखेंगे। और ई एजुकेशन चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों अगर अच्छा लगे, राइट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। ये देखिए, ये है, राइट, इसको आज हम करने वाले हैं। तो इससे पहले हम करते थे क्वेश्चन, अभी हमने इंग्लिश का भी किया है, और उसके बाद जीके जीएस का डिफरेंट क्वेश्चन भी किया है हमने। आप ये एजुकेशन पे जाओगे तो डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि आपका एसएससी से रिलेटेड या जूनियर इंजीनियरिंग से रिलेटेड, या फिर आपका अकाउंटेंट, एसएससी, रेलवे, सब से रिलेटेड जो है हमने, वो इंग्लिश में है, बट उसका मैंने एक्सप्लेनेशन हिंदी में किया है। वहाँ से आप जाके देख सकते हो। जीके जीएस जो है एससी का, एसएससी का एंड रेलवे का, वहाँ से आप देख सकते हो, आपको मिल जाएगा ये एजुकेशन पे प्लेलिस्ट में, राइट। तो अभी चलते हैं। ये देखिए, विद्युत बल्ब बदलता है। विद्युत बल्ब जो विद्युत बल्ब जो होता है वो लाइट आता है, लेकिन कैसे, वो प्रोसेस कैसे करता है, मतलब बल्ब जलता है तो वो एनर्जी कहाँ से आती है ना, राइट। तो वो पूछा है, विद्युत बल्ब बदलता है, तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ताप ऊर्जा में बदलता है। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी होता है, एंड देन वो कन्वर्ट कर देता है उसको लाइट में और हीट में, राइट। तो ये हो गया इसका आंसर, डी नंबर, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आवेश, इम्पल्स को किससे परिभाषित किया जाता है ना। इम्पल्स को किससे परिभाषित किया जाता है? बल इंटू टाइम, है ना, फोर्स इंटू टाइम, बल इंटू समय से हम इसको परिभाषित करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है इम्पल्स का, फोर्स इंटू टाइम, बल इंटू समय, राइट। अब थर्ड इसका देखते हैं दोस्तों। थर्ड में देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक, एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की 7 मूलभूत राशियों में से 2 का नाम बताएं। तो दोस्तों ये 7 मूलभूत राशियां आप याद कर लीजिए, और उसके बाद आपका ये कोई भी पूछे तो आप, कोई भी ऑप्शन रहे तो आप उसमें टिक कर सकते हो। जैसे कि इसमें जो है आपका सी आंसर इज द करेक्ट है, द्रव्यमान एंड टाइम, द्रव्यमान और समय इसका करेक्ट है। बट 7 जो है वो मैं बता रहा हूँ। पहला तो इसमें लेंथ होता है ना, लेंथ, एंड उसके बाद लंबाई, है ना, लेंथ, लंबाई, मास आपका द्रव्यमान हो गया, टाइम समय हो गया, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा हो गया, टेम्परेचर आपका तापमान हो गया, ठीक है। उसके बाद वेट होता है इसमें, है ना, वेट मतलब भार, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, राइट। उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ लाइट मतलब एनर्जी। ये 7 हैं दोस्तों, और ये 7 तो आप याद रखिए, तो उससे आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, राइट। जैसे इसमें बल नहीं है ना, विद्युत आवेश नहीं है, इसमें इसमें आवेश पूछा है, लेकिन विद्युत है, इलेक्ट्रिक खुद है, राइट। इसमें वेग नहीं है, वेग तो किससे बनता है दोस्तों? वेग बनता है टाइम से, है ना, टाइम से, तो इसलिए ये नहीं है। द्रव्यमान और समय एक यूनिट है, ये एक बेस क्या बोलते हैं, मात्रक है, राशि है, मूलभूत राशि है ये दोनों। अभी मैंने सातों बता दिया। वैसे निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत और ताप का अच्छा चालक है ना। विद्युत और जो उष्मा है, हीट का, इलेक्ट्रिसिटी और हीट का सबसे अच्छा कंडक्टर है, सबसे अच्छा चालक है, वो है ग्रेफाइट।
हीरा नहीं है, कोयला नहीं है, ग्रेनाइट नहीं है, ग्रेफाइट है, राइट। फ्यूज में से प्रयुक्त तार का, फ्यूज में जो टंगस्टन का जो आपका वो होता है क्वाइल अंदर, जो फ्यूज में जो वायर होता है ना, एल्युमिनियम का या कॉपर का जो भी हो यूज कर सकते हैं, बट कॉपर का मोस्टली होता है। तो उसमें जो होता है उसका गलनांक काफ़ी अधिक होता है, काफ़ी कम होता है, गलनांक औसतन कम होता है, उपयुक्त कम होता है। तो इसमें क्या होगा, गलनांक कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि देखिए सडनली जब ही जो एनर्जी करंट जो है, वोल्टेज जो है वो सडनली जब हाई पे पहुंच जाएगा, जितना आपको चाहिए नहीं, आपके यहाँ पे एसी है, फ्रिज है, या आपका टीवी चल रहा है, तो उसका एक जो है वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है। जब उससे ऊपर जाता है तो वो मेंटेन करता है ये आपका फ्यूज, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा हो गया, जितना आपको चाहिए उससे अगर ज़्यादा होता है तो फ्यूज जल जाता है और वो करंट सप्लाई बंद हो जाता है, राइट। तो जिसके कारण आपके घर में जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो सेफ रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बैलगाड़ी को खींचते समय बैलों द्वारा किस तरह का बल लगाया जाता है। बैल जो होते हैं उस पर जो खींचता है वो वर्क करता है, यांत्रिक बल, मैकेनिकल बल ये तो नहीं होगा। यांत्रिक मतलब जो किसी डिवाइस से किसी भी टूल से, है ना, औजार से काम किया जाता है, उसको बोलते हैं यांत्रिक बल या मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल फोर्स। उसके बाद पेशी बल मतलब फिजिकल फोर्स, तो इसमें फिजिकल फोर्स लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगता, चुंबकीय बल नहीं लगता, इसमें पेशी बल लगता है। जब बैलगाड़ी किसी चीज़ को खींचता है या इंसान किसी चीज़ को करता है, वो भी आपका फिजिकल वर्क से होता है, ठीक है। आग से लोहे की छड़ को गर्म होना क्या कहलाता है? क्या क्यों आग से लोहे की छड़ का गर्म होना क्या है ना। जो लोहा है, आग में हम लोहे की वायर डाल दिए, छड़ डाल दिए, तो उसमें क्या होगा, हीट जो है, जो उष्मा है, उसका क्या होगा, संचरण होगा, एक छोर से गर्म होते होते दूसरे ओर चले जाएगा। तो ये क्या होगा, संचरण होगा, उष्मा का, हीट का फ्लो होगा, ठीक है, हीट फ्लो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गर्म होने पर, देखते हैं, गर्म होने पर ठोस में प्रसार होता है और ठंडा होने पे सिकुड़ जाता है। अगर कोई भी पदार्थ ले लो, सबसे अच्छा एग्जाम्पल, गर्म होने में गर्म होने पर ठोस में प्रसार होता है, कैसे? आप सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये होगा, रेलवे की जो पटरी होती है दोस्तों, आप देखते होंगे जहाँ पर ज्वाइंट होता है वहाँ पे गैप होता है, दो पटरियों के बीच में दो रेल जो होता है, जो लाइन होता है जिस पे ट्रेन चलती है, उसमें देखोगे आप बीच में गैप होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि गर्मी में जो होता है ना वो फैलता है, गर्म होने पर ठोस में प्रसार होता है, वो फैल जाता है, ठीक है। तो इसलिए उसमें स्पेस छोड़ा जाता है कि फैलेगा तो जाएगा कहाँ, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगा तो एक्सीडेंट होगा ट्रेन का, इसलिए उसमें गैप छोड़ दिया जाता है। और ठंडे में सिकुड़ जाता है, तो ठंडे में वो ज़्यादा गैप हो जाता है। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल उससे आप समझ सकते हो और वो याद भी रहेगा, राइट। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि गर्मी में रेल रेल के बीच में गैप क्यों छोड़ा जाता है? रेल जो है ना, रेल जो ट्रैक बिछी होते हैं ना उसको रेल बोलते हैं एक्चुअल में। रेल गाड़ी, रेल पे जो व्हीकल्स चलते हैं उसलिए इसको रेलगाड़ी कहा गया है, क्योंकि वो रेल पे गाड़ी चलती है, इसलिए वो रेलगाड़ी है, उसको रेल बोलते हैं। तो रेल के बीच में जो है, ट्रैक के बीच में जो है गैप छोड़ा क्यों जाता है, ठीक है। और गर्मी में फैल जाता है, ठंडी में सिकुड़ जाता है, क्यों? तो इसका आंसर यहीं पे है, क्योंकि ठोस में जो है अगर हीट देंगे, हम गर्मी देंगे तो वो फैलता है, और जब ठंड पड़ेगी तो वो सिकुड़ जाता है। ये फिजिकल फेनोमेनन है, ये फिजिकल जो है भौतिकी गुण है ना, ये एक भौतिकी घटना है ना। विभिन्न पदार्थों का, ये तो ये तो सही है, यहाँ पूछ रहा औसत, तो ये सही है। भिन्न भिन्न पदार्थों का क्वथनांक और गलनांक अलग अलग होता है। मतलब जितने भी पदार्थ हैं तो सबका कोई कम पे गल जाएगा, कोई ज़्यादा पे गलेगा, कोई कम पे इवेपरेट होगा, कोई ज़्यादा पे इवेपरेट होगा, तो डिफरेंट डिफरेंट, ये भी सही ही कह रहा है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसमें थर्ड पॉइंट क्या है? पानी की अपेक्षा पारे का गलनांक कम होता है ना। पानी की अपेक्षा पारे का गलनांक कम होता है। तो
पारा क्या होता है और पानी क्या होता है, ऐसे समझिए। पानी को आप देख लीजिए, पानी सब कोई देखता है। पारा, पारा का आप जनरल लाइफ में कहाँ यूज करते हैं दोस्तों? पारा होता है जब आप पारा बोलते हैं मरकरी को, इंग्लिश में उसका एक पीबी होता है सिंबल, ठीक है। 12th में या 11th में आप पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल में पीबी होता है। तो आप जनरल लाइफ में कहाँ यूज कर देखते होंगे उसको? जब थर्मामीटर, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, जब आपका फीवर होता है, बुखार होता है, तो उसमें आप देखते हैं तो उसमें एक चमकता पदार्थ होता है, उसी से टेम्परेचर नापा जाता है कि आपको कितना फीवर है, कितना बुखार है। तो उसका वो देखिए, वो एक पदार्थ है जिसका वो जब आप लैब में देखोगे, मैंने ऑब्जर्व किया है, मैंने लैब में किया हुआ है, तो उसका क्या होता है ना, पानी और अगर उसको रखोगे तो पानी फ्लो काफ़ी ज़्यादा है, और जो इसको क्या बोलते हैं पारा जो होता है, पारा वो काफ़ी मतलब गीला होता है, जल्दी फ्लो नहीं होता। तो सबसे अच्छा एग्जांपल ले लीजिए आप। पारा कैसा होता है, एक तरफ पानी रख दिया और एक तरफ आपने हनी रख दिया, मधु रख दिया, मौध जिसको बोलते हैं वो रख दिया। तो आप दोनों को रखेंगे तो मौध क्या होगा, धीरे धीरे फ्लो करेगा, क्योंकि वो ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, फ्लो नहीं कर सकता, उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू पानी की, इसलिए उसका विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होता है पानी का, पारा का, ठीक है। तो एज कम्पेयर टू पानी, तो इसलिए जो है पानी का गलनांक कम होगा और पारे का ज़्यादा होगा। बट ये क्या कह रहा है, पानी की अपेक्षा पारे की गलनांक कम है, तो ये वाला गलत है। तो औसत्य ही पूछ रहा था, औसत्य कौन सा है, यही है, समझ गए कि ये जल्दी फ्लो कर सकता है, राइट। और ये कम, मतलब इसमें थोड़ा सा पारा ज़्यादा ही क्या बोलते हैं, गीला टाइप का है, और ये तो पानी ही है, समझ गए ना। तो इसलिए इसका क्वथनांक ज़्यादा होगा, जबकि ये बोल रहा है कम होगा, ठीक है। तो आमतौर पर क्रीम सेपरेशन, है ना, क्रीम जब निकलता है, दूध को गर्म करते हैं तो उसे क्रीम निकलता है। क्रीम सेपरेशन हाई ड्राई क्लीनर आदि में प्रयुक्त हल्की और भारी कणिकाओं का अलग करने के लिए किस बल का प्रयोग किया जाता है? कौन से बल का प्रयोग किया जाता है? अपकेंद्रिंग, है ना, जो उसको ना एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, निकाल दिया जाता है, अपकेंद्रिंग किया जाता है उसको। मतलब जितने भी जो भी चीज़ हमको निकालना है उसको एक ऐसा केमिकल मिला के एंड देन फिर जाके उसको इतना मूव कराया जाता है, घुमाया जाता है, तो उसका सेंटर में जो भी चीज़ निकालना होता है वो सेंटर में आके घूमने के कारण वो आ जाता है और वो उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये अपकेंद्रिंग से होता है। निम्नलिखित में से क्या विद्युत चुम्बकीय तरंग अथवा गैर यांत्रिक तरंग का उदाहरण है ना? विद्युत चुम्बकीय तरंग, है ना, विद्युत चुम्बकीय तरंग और या गैर यांत्रिक तरंग का उदाहरण है, वो है रेडियो तरंग, ठीक है। इसमें भूकंपी तरंग नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये मतलब ये रेडियो तरंग से ही जो है विद्युत चुम्बकीय, निम्नलिखित में से क्या विद्युत चुम्बकीय तरंग अथवा गैर चुम्बकीय तरंग का उदाहरण है? तो विद्युत चुम्बकीय में भी एक रेडियो एक्टिविटी होती है ना, एक वेव होता है। और गैर यांत्रिक मतलब मैकेनिकल के अलावा जो भी रेडियो एक्टिविटी है वो उसमें भी रेडियो तरंग होता है। भूकंप में क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी तरंग नहीं होता है। वायु में क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी तरंग नहीं होता है। जो वेव होता है, जो हार्मफुल होता है, जिससे कम्युनिकेट कर सकते हैं हम, रेडियो वेव से ही हम टीवी देखते हैं, सुनते हैं या मोबाइल सुनते हैं, तो ये रेडियो वेव से होता है, समझे। तो इसमें विद्युत चुम्बकीय और गैर यांत्रिक तरंग में रेडियो तरंग होते हैं, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस आवृत्ति की ध्वनि तरंग सुन सकता है? ये हर एक कैंडिडेट को पता होगा। ये 20 हर्ट्ज से लेके और 20,000 हर्ट्ज तक होता है। HZ हर्टेज होता है, ध्वनि का यूनिट है, राइट। सैन्य बलों को कदम ताल करते हुए, कदम ताल करते हुए मतलब हर एक का जैसे मार्च करते हैं ना, पासिंग मार्च, जब एक कदम से कदम मिला के चलते हैं, है ना, उस तरह वो जो है पुलिस बल को या सुरक्षा बल को पुल पे पार करने की अनुमति नहीं है। इसमें से
कारण क्या है? पुल इससे डैश के कारण पुल क्षतिग्रस्त हो सकता है। भारी वजन के कारण, अनुनाद के कारण, दुश्मन हमला के कारण इसमें होगा अनुनाद के कारण, राइट। अनुनाद क्या होता है दोस्तों? मतलब एक एक ही तरह का फोर्स कंटिन्यूसली लगना, है ना, तो उसको बोलते हैं अनुनाद। एक समान तरह के बल को लगना नाद करते हैं। तो अनुनाद के कारण पुल क्षतिग्रस्त हो सकता है। कैसे? जैसे कि हम जाएंगे, सपोज करो एक किसी चीज़ को तोड़ना है, उस पर एक ही फोर्स कंटिन्यूसली डाल दिया जाए सेम तरह का, है ना। जैसे 5 न्यूटन का फोर्स दे रहे हैं तो 5 न्यूटन का कंटिन्यूसली फोर्स देंगे उस पर, तो वो टूट जाएगा, राइट। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा इसीलिए बोलते हैं अनुनाद, मतलब सेम चीज़ें अगेन एंड अगेन। तो मार्चिंग होता है फोर्स का, तो सेम पैर पड़ता है कंटिन्यूसली। एक साथ 200 कदम उठा तो एक साथ 200 कदम रुकेगा, फिर उठेगा, फिर बैठेगा। तो इस तरह जब एक साइकिल होगा तो पुल को कंटिन्यूसली सेम फोर्स लगेगा और पुल टूट सकती है, क्षतिग्रस्त हो सकती है, राइट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट है, किसका है भाई? आवेश का है। इसमें तो कुछ समझने वाली बात नहीं है। चमगादड़ अंधेरे में किसकी मदद से उड़ने में सक्षम होता है? इंफ्रारेड किरण से, ध्वनि तरंग से, पराबैंगनी किरण से, अल्ट्रासोनिक तरंग से। ये ध्वनि तरंग सब कोई गलती कर देंगे, लेकिन ध्वनि तरंग नहीं है, अल्ट्रासोनिक तरंग, मतलब जिसे हम नहीं सुन सकते। ध्वनि तरंग होता है मतलब ये भी ध्वनि तरंग में ही आता है, बट एक्सट्रीम होता है, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है अल्ट्रासोनिक तरंग, राइट। तो अब देखते हैं पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव मतलब क्या होता है? सरफेस टेंशन, है ना। सरफेस टेंशन आपको, जैसे कि आप कोई भी पेपर ले लीजिए, ठीक है, पेपर ले लीजिए और उसको दोनों हाथ से पकड़िए, तो उसके ऊपर जो तनाव होगा ऊपर पे, तो उसको बोलते हैं पृष्ठ तनाव, ठीक है। जैसे कि समुद्र के सतह का तनाव क्या होगा? वाटर सरफेस टेंशन। तो उस तरह इसमें क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा न्यूटन मीटर, है ना, न्यूटन मीटर, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं, यदि किसी द्विधातु, है ना, सपोज करो एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है और धातु का है ना, और वो दो धातु का बना है, तांबे का और लोहे का, है ना। ये द्विधातु का मतलब हुआ है दो धातु से बना है। पट्टी को गर्म किया जाए तो क्या होगा? बिल्कुल नहीं मुड़ेगा, न्यूनतम तापीय प्रसार गुणांक के साथ धातु की ओर मुड़ेगा, और क्या है इसमें? उच्चतर तापीय प्रसार गुणांक के साथ धातु की ओर मुड़ जाएगा। तो इसका आंसर है ये उच्चतर तापीय प्रसार गुणांक के धातु की ओर मुड़ जाएगा। मतलब दो धातु है, सपोज करो लोहा और तांबा, जो तांबा की तरफ होगा, मतलब जो क्या है? उच्चतर तापीय प्रसार गुणांक, है ना। उच्चतर तापीय प्रसार गुणांक किसका? तांबा का, एज कम्पेयर टू, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बट कोई भी धातु, दो धातु का जो कोई वस्तु बना होगा जिसका उच्चतम तापीय प्रसार गुणांक होगा, मतलब जो बहुत मतलब देर में वो मुड़ता होगा, है ना, उसके साथ धातु की ओर मुड़ जाएगा, है ना, उसी की दिशा में वो मुड़ जाएगा, क्योंकि उसका ज़्यादा होगा। और गर्म करेंगे जो जिसका गलनांक कम होगा वो हार्ड की तरफ मुड़ जाएगा, ठीक है। त्वरण क्या होता है? वेग, 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 समझे। ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेग का क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बादलों में विद्युत आवेश होता है, इसे किसने बताया, किसने प्रमाणित किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ये याद करना, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ये याद करना पड़ेगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के लेंस का प्रयोग मायोपिया के दोष को सुधारने के लिए किया जाता है? अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस, जिसमें कि बीच में मोटा होता है, ठीक है ना। जो लेंस है, लेंस का दोनों तरफ बीच में मोटा होता है, ठीक है। अपवर्तांक के सटीक माप हेतु में से कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है ना? अपवर्तनांक,
अपवर्तनांक के लिए सटीक माप हेतु निम्नलिखित में कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? फोटोमीटर। अपवर्तनांक कहाँ यूज होता है दोस्तों? जैसे कि हमने लाइट रिफ्लेक्ट किया दीवार पे और दीवार से रिफ्लेक्ट होके कहीं जब आता है, जैसे हमने कहीं पे फोर्स दिया उससे रिफ्लेक्ट होके वो लाइट जो है ऊपर आया, तो उसको मापने के लिए कि कितने इंटेंसिटी से लाइट आया, कितना उसका स्कैटरिंग हुआ, कितना वो फैलाव हुआ, वो सब मापने के लिए फोटोमीटर का यूज किया जाता है अपवर्तनांक को मापने के लिए। ठीक, सही है। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है? कांच में। कांच में जो है ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। लघु विद्युत धाराओं का पता लगाने एवं मापने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, क्या बोल रहा है? लघु विद्युत धाराओं। ठीक है, लघु विद्युत धाराओं को मापने के लिए धाराओं को पता लगाने एवं मापने हेतु सबसे जैसे कि अब बोलते हैं कि पानी से बिजली निकाला जाता है, तो उसमें बिजली को उसमें सबसे कम होता है। जैसे हम नदियों में स्विमिंग करते हैं, नहाते हैं, तो उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी होती है, बट वो इतना कम होता है कि हमारा बॉडी उसको आराम से एब्जॉर्ब कर लेता है, सह लेता है। ठीक है, जैसे खून तेज, काफ़ी तेज जो बोलते हैं कि में कि काफ़ी तेज उसमें क्या होता है, फ्लो होता है ना नदी में, तो उसमें रेत में बह जाएंगे, ये वो हो जाएंगे, तो वो होता है इलेक्ट्रिसिटी उसके साथ काफ़ी अच्छी होती है एज कम्पेयर टू जो ठहराव वाला पानी होता है। तो इसमें बहुत कम लघु विद्युत धाराओं यही होता है को पता लगाने। मैंने एक एग्जांपल देके पानी का बताया, वैसे लघु विद्युत धारा कहीं पे हो सकती है। वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है तो उसमें भी बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा, और पानी में मोस्टली बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। देन उसको जो कंप्रेसराइज करके हाई फ्लो करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है ना। तो उसको पता लगाने के लिए, मापने के लिए और पता लगाने के लिए गैलेवेनोमीटर का यूज किया जाता है। और नेक्स्ट देखिए, स्रव परिस्रव की सबसे ऊपरी सीमा निम्नलिखित में से किसके पास है? स्रव क्या होता है? सुनने की क्षमता किसके पास सबसे ज़्यादा होती है? ये सबको पता है, चमगादड़ों के पास सबसे ज़्यादा होती है। राइट दोस्तों? तो दोस्तों आज इतना ही कर लेते हैं, क्योंकि आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, एंड देन फिर हम कल करेंगे नेक्स्ट। और अगर पसंद आए तो ये शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों, और ई एजुकेशन चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको अभी जो है आपके अकॉर्डिंग, आप जैसा बोलोगे उसके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का सॉल्व करूँगा। एंड फ्यूचर में जब लॉकडाउन ओवर होगा तो आपको गवर्नमेंट जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट for your examination. Thank you.